नमस्कार, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस एसएससी फाउंडेशन बैच। अभी एसएससी फाउंडेशन बैच क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि एसएससी ने हाल ही के ईयर में अपने टायर 1 और टायर 2 में कुछ अपने पेपर के पैटर्न में मॉडिफिकेशंस किए हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में भी कुछ उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश करी है और एसएससी ने अपने पेपर को काफ़ी जिस तरीके के पेपर पहले आते थे और अब उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। तो एसएससी फाउंडेशन बैच डायरेक्ट हमारा एक जो लेटेस्ट एसएससी का जो पैटर्न है उस पर ओरिएंटेड है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस बेस्ड ये बैच है और कोशिश ये करी जा रही है कि इस बैच में कैंडिडेट का एसएससी के रिगार्डिंग एसएससी की जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टू, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें अपनी प्रिपरेशन में फोकस कर सके ताकि ओवरऑल एक फाउंडेशन हमें ग्रूमिंग मिल पाए, ताकि जब फाइनल हमारा एग्जाम का दिन हो, जिस दिन हम एग्जाम देने जाएं एसएससी का, तो इस बैच की मदद से और इस बैच में जो भी हम प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं उससे हमें फाइनल एक अच्छा रिजल्ट लाने की हम अपने आप से एक उम्मीद कर सकते हैं। तो इसी सीक्वेंस में एसएससी में जैसे टीयर 1 टीयर 2 दो तरीके से एग्जामिनेशन होते हैं। एसएससी इनको जो ऑफिशियल टर्म यूज करता है वो टीयर 1 और टीयर 2 है। आम भाषा में हम लोग इसको प्री मेंस समझ सकते हैं। तो ये प्री का सिलेबस है। आज के सेक्शन में हम लोग रीजनिंग के जो टॉपिक है एग्जाम में जो पूछा जाता है, तो रीजनिंग को डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चंस 50 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ये टायर 1 में रीजनिंग का जो वेटेज है, इस सब्जेक्ट का वेटेज ये है। ये पहले भी था एसएससी में, पहले भी इसी तरीके का पैटर्न से पूछा जा सकता है। इसमें कुछ पैटर्न बेस्ड कुछ नहीं है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जरूर अपग्रेड हुए हैं। और इसके बाद देखते हैं पड़ जाती है। और एक और चीज़ है कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, बाकी सभी सेक्शन सारे चैप्टर आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, बट रीजनिंग में कई बार कैंडिडेट्स ज़्यादा स्कोर लाने की कोशिश करता है और उसको ये दिखता है कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देयर आर ऑल्सो सम अदर सब्जेक्ट्स विच आर स्कोरिंग, बट रीजनिंग में एक और थोड़ा सा हमारे पास बेनिफिट होता है कि हम कम समय में ज़्यादा नंबर यहाँ से ला सकते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़कर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहां से अपने नंबर ज्यादा से ज्यादा खींचे जा सकते हैं। तो आगे सेक्शन में कंटिन्यू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को देखेंगे। रीजनिंग में एक कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आता है। वैसे तो देख कोडिंग डिकोडिंग के बारे में अगर समझा जाए तो कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है कि अगर किसी एग्जामिनेशन में रीजनिंग आ रही है तो वहाँ कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जरूर होगा। जैसे एसएससी में भी रीजनिंग का सेक्शन आता है, बैंक के एग्जाम, कुछ लोग बैंक की तैयारी करते हैं तो बैंक में भी रीजनिंग आती है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो एसएससी में आते हैं, बैंक में नहीं आते। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बैंक में आते हैं, एसएससी में नहीं आते। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जो एसएससी बैंक दोनों में आ सकता है। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि अगर किसी एग्जामिनेशन में रीजनिंग पूछी जा रही है तो ये चैप्टर तो जरूर होगा। फॉर एग्जांपल मिरर इमेज, वाटर इमेज एसएससी में आती है, बैंक में नहीं आते हैं। पजल्स बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की बैंक में आती हैं, एसएससी में नहीं आती। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर एक कॉमन चैप्टर है जो रीजनिंग के हर फॉर्मेट के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब कोडिंग की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी इसलिए भी बढ़ जाती है, ये अगर हम शुरुआत में इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो एक तरीके का आप कह सकते हो कि रीजनिंग क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एकेडमिक्स अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हम मैथ्स पढ़ते हैं, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हम फिजिक्स पढ़ते हैं, हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, हम अदर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। लेकिन हम अपने स्कूल्स में या कॉलेजेस में या कह सकते हैं हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के कैरिकुलम में, एकेडमिक्स कैरिकुलम में रीजनिंग तो होता नहीं है। कहीं अलग से अगर उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया हो तो एक अलग बात है। तो रीजनिंग में जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, तो रीजनिंग क्या है, रीजनिंग में किस तरीके से एनालिटिकल थिंकिंग और आपकी कह सकते हैं कि लॉजिकल अप्रोच को ये एनहांस भी करता है, आपको फेमिलियर कराता है कि रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक बेसिक ट्रेनिंग अगर किसी को रीजनिंग की करनी हो और एकदम रीजनिंग स्टार्ट करना हो कहीं से पढ़ना, तो कोडिंग डिकोडिंग एक अच्छा चैप्टर हो सकता है।
कोडिंग डिकोडिंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? एसएससी में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में देखे जा सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन तो 2-3 नंबर के आ ही जाते हैं। अब बाकी कोडिंग डिकोडिंग में कुछ और चैप्टर्स है, एनालॉगी, अल्फाबेटिकल सीरीज कह सकते हैं, और रैंकिंग टेस्ट में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो इनडायरेक्टली कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 क्वेश्चंस या कभी कभी 7 क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के आसपास घूम रहे होते हैं एसएससी के एग्जामिनेशन में। तो देखा जाए तो 25 क्वेश्चन में अगर 6 से 7 क्वेश्चन या 5 से 7 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आ रहे हैं तो इट्स इटसेल्फ बिकम्स अ इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आपको इसके अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ए, बी, सी और डी को बी, सी, डी और ई लिखते हैं, क्वेश्चन का एक फॉर्मेट है, कैसा क्वेश्चन आता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल हमें दे रखा होगा कि ए बी सी को बी सी डी और ई लिखेंगे तो एल एम एन ओ को क्या रखेंगे। काफी लोगों ने अपने कॉपी में आंसर्स लिख लिए होंगे। अब कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? सबसे पहले हमें देखेंगे जो क्वेश्चन उन्होंने हमें बनाकर दिया है उसी पैटर्न पर, उसमें लॉजिक ढूंढकर उसी सेम पैटर्न पर हमें आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन तो काफी इजी लग रहा है कि ए को बी लिख रहे हैं तो एल को भी हम क्या लिख देंगे, एल एम बन जाएगा, एम एन बन जाएगा, एन ओ बन जाएगा और ओ पी बन जा रहा है। हर एक अल्फाबेट में एक एक लेटर को ऐड ऑन कर रहे हैं, एक एक लेटर जोड़ रहे हैं। अब ये कैसे होता है, कैसे सोचते हैं इन सारी चीजों को, थोड़ा सा डिटेल में सेशन में थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इनको यहां पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को पढ़ना है और समझना है तो प्लेस वैल्यूज का याद रखना बहुत जरूरी है। अब ये प्लेस वैल्यूज क्या होती हैं? हमें पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स आते हैं। तो प्लेस वैल्यू कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको कुछ अलग से ही कुछ याद करना है, बड़ा सिंपल है। ABCD तो आपको याद ही होगी, हमको सबको ABCD याद है। बस उनके आने का जो क्रम है, उनके आने का जो सीक्वेंस नंबर है, वही उसकी प्लेस वैल्यूज है। फॉर एग्जाम्पल ए सबसे पहले आता है तो ए की प्लेस वैल्यू 1 होगी, Z सबसे आखिरी में आता है तो Z की प्लेस वैल्यू 26 हो गई। ABCD में जो हम ABCD लिखते हैं उसमें B की पोजीशन क्या है, शुरुआत से दूसरे नंबर पर आता है ना B, तो B2 हो गया। C कहाँ आता है, शुरुआत से तीसरे नंबर पर आता है तो C3 हो गया। तो ये उनकी प्लेस वैल्यूज हो गई। प्लेस वैल्यूज कोई बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, कुछ नए ही हमें याद करना है। ABCD में जो उनके आने का जो अल्फाबेटिकल जो सीक्वेंस है वही उसकी प्लेस वैल्यूज है, आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। इसके सामने आपको एक और चीज दिख रही होगी, ए के सामने Z लिखा है, बी के सामने Y लिखा है, सी के सामने X लिखा है। जैसे हमें इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए प्लेस वैल्यू याद करना बहुत जरूरी है, ऐसे हम इनकी अपोजिट अल्फाबेट याद करना भी जरूरी है। अभी अपोजिट अल्फाबेट क्या है इसको थोड़ा डिटेल में अगर हम समझे तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। अगर हम इसको 2 पार्ट में तोड़े तो 13 और 13 हो जाएंगे, आधे इधर आधे इधर, है ना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से कौन आता है, ए, और लास्ट से सबसे पहले कौन आता है, Z, तो ए का अपोजिट बन गया Z। स्टार्टिंग में सबसे पहले दूसरे नंबर पर कौन आता है स्टार्टिंग से, B, आखिरी से दूसरे नंबर पर कौन आता है, Y, तो B का अपोजिट बन गया Y। स्टार्टिंग से तीसरे नंबर पर कौन आता है, C, और हमारी ABCD को अगर हम पीछे से अगर देखें तो थर्ड नंबर पर कौन आता है, X, तो C का अपोजिट बन गया X। इस तरीके से हम इन प्लेस वैल्यूज को ध्यान रख सकते हैं, और अगर हम प्लेस वैल्यूज याद होंगी तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हमें पड़ती है। आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर कि किस तरीके के क्वेश्चन को हमें इधर यहाँ पर और कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले जब भी आपके हमारे सामने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आएगा हम इसको 3 स्टेप में फॉलो करेंगे। कौन से वो 3 स्टेप हैं, कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप हैं? पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। होम इज रिटन एज JQOG। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और एसएससी फाउंडेशन बैच का मेन कॉन्सेप्ट ही है कि बेसिक्स टू एडवांस, हम बेसिक्स से स्टार्ट करके और एडवांस पर जाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आज के बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिले आप 3 स्टेप्स को फॉलो करिए। वी हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स, 3 स्टेप फॉलो करने। क्या है वो 3 स्टेप्स हमारे जिनको हमें फॉलो करने हैं? सबसे पहले होगा हमें पुट द प्लेस वैल्यूज। जैसे ही आपको अब से प्लेस वैल्यूज हम देख चुके हैं,
हम याद कर चुके हैं। जैसे ही हमें अब रीजनिंग के अंदर अल्फाबेट्स कहीं पर लिखे हुए दिखाई देंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यूज रख लेंगे। ये सबसे पहला स्टेप हो जाएगा। एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। प्लेस वैल्यू याद करने की भी कुछ ट्रिक्स हैं, एजोटी की तरफ से हम उसको याद करते हैं, या कुछ और इसके पैटर्न है। हम उसको जब बहुत डिटेल में, जब हम अपने बैचेस में पढ़ रहे होंगे तो उसको बहुत डिटेल में समझेंगे कि कैसे और जल्दी प्लेस वैल्यूज याद रख सकते हैं। अभी के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू रखनी है। तो इधर भी रख लेते हैं 10, 17, 15 एंड 7। तो सबसे पहला स्टेप हो गया पुट द प्लेस वैल्यू। सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यूज यहां पर रख दी, और इस स्टेप में आपको कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? आपको प्लेस वैल्यू याद थी तो लिख दिया। जो दूसरा स्टेप है, हमने फर्स्ट स्टेप क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है, इसमें फाइंड द पैटर्न, पैटर्न को पहचानो। हमें क्या करना है, पैटर्न ढूंढना है। पैटर्न कैसे ढूंढते हैं, जो उन्होंने किया है वही आपको करना है। उन्होंने मतलब यहां पर जो क्वेश्चन में जो पैटर्न यूज हुआ है, क्या पैटर्न यूज हुआ है, यहां पर H था, यहां H जाकर यहां क्या बन गया, यहां 10 बन गया। H मतलब 8 था, वहां जाकर 10 हो गया। तो ये कैसे हुआ होगा, इसमें ऑब्वियसली +2 हुआ है। अब हम सभी अल्फाबेट में चेक करेंगे कि क्या पैटर्न यूज हुआ है इंडिविजुअली। यहां पर 15 था, यहां जाकर 17 बन गया, तो ये भी क्या हुआ, +2। 2 अल्फाबेट इसमें भी ऐड हो गए। यहां पर 13 है, यहां जाकर 15 बन जाता है, फिर से कितने अल्फाबेट ऐड होते हैं, 2 अल्फाबेट ऐड होते हैं। यहां पर ई है, यहां पर जाकर क्या बन जाता है, 7 बन जाता है, यहां पर फिर से एक अल्फाबेट, 2 अल्फाबेट ऐड होंगे। एक अमूमन गलती जो यहां पर स्टूडेंट्स करते हैं, अभी तो हमें 4 अल्फाबेट का ही एक स्पेलिंग दिख रही है, कई बार ये स्पेलिंग ज्यादा बड़ी होती है। तो कई बार कैंडिडेट्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 2-3 को पैटर्न निकाल लेते हैं कि +2 हो रहा है, और बाद वाले में सोच लेते हैं कि +2 ही हो रहा होगा। अमूमन होता भी है, लेकिन कई बार अगर 2 या 3 के बाद +2 के बाद -2 या आगे एक सीरीज या पैटर्न बदल गया, तो नेगेटिव क्वेश्चन होने के, नेगेटिव मार्किंग के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा एडवाइसेबल है कि आप कोशिश करें कि ईच एंड इंडिविजुअल अल्फाबेट्स को पर्टिकुलरली जाकर चेक करें, कोई पहले से परसेप्शंस ना बना लें। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, हमने प्लेस वैल्यूज रख ली। दूसरा स्टेप, हमने पैटर्न भी फाइंड आउट कर लिया। एंड तीसरा और फाइनल स्टेप, कॉपी पेस्ट। अभी कॉपी पेस्ट क्या है, जो पैटर्न उन्होंने फॉलो किया है, मतलब क्वेश्चन में फॉलो हुआ है, वही सेम पैटर्न हम भी फॉलो कर कर अपना आंसर फिगर आउट कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, व्यू, VIEW। तो पहले तो व्यू के ऊपर भी प्लेस वैल्यू हम लिख लेते हैं, 22, 9, 5, और W की प्लेस वैल्यू क्या है, 23। हम देख चुके हैं यहां पर क्या पैटर्न यूज हुआ है, +2। हमें क्या करना है, हमें भी +2 करना है, यही तो कॉपी पेस्ट है। तो 22 में अगर 2 प्लस करेंगे तो 24 बन जाएगा। और 24 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 24 प्लेस वैल्यू होती है X की। तो पहला अल्फाबेट बन गया यहां पर X। 9 में अगर 9 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 9 + 2 11, और 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, K की। तो सेकेंड अल्फाबेट क्या हो जाएगा, K। और हम सब में +2 ही क्यों कर रहे हैं, अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि 2 ही 2 कैसे ऐड कर रहे हैं, आपको कैसे पता चल रहा है कि 2 ही ऐड करना है, ये जो पैटर्न हमने यहां से निकाला है, वहां से हम ये समझ पा रहे हैं कि हमें क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है। ई में भी कितना ऐड करेंगे, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, 5 में 2 ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा। 7 क्या होता है, 7 होता है G। फिर उसके बाद W 23 होता है। अब 23 में अगर 2 जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा। और 25 क्या होता है, 25 होती है Y की प्लेस वैल्यू। तो लास्ट अल्फाबेट क्या बन जाएगा, Y। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन में ये सीखने की कोशिश हमें करनी थी कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सोचते कैसे हैं, कैसे प्रोसेस कैसे करते हैं, कहां से स्टार्ट, कहां से करेंगे क्वेश्चन करना। तो हम 3 स्टेप्स याद रखेंगे जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू रखेंगे, उसके बाद हम उसका पैटर्न निकालेंगे, और फाइनली हम क्या करने वाले हैं, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट मतलब जो पैटर्न आपने फिगर आउट किया है, फाइंड आउट किया है, उसी के पैटर्न के बेस पर जो डिजायर्ड क्वेश्चन है उसमें रखकर आप आंसर यहां पर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
In a certain code or language, SUGAR, sugar, is written as TWJEW, तो MANGO को हम किस तरीके से लिखेंगे? फिर से हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है। पहले लिख लेते हैं जो भी हमें दिया हुआ है वर्ड M, ओके, शुगर इज गिवन, मैंगो का तो हमें निकालना है, SUGAR, ये हमें कोड दिया है और इसका डी कोड जो हमें दिया है वो है TWJEW। ऑफ कोर्स आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना था? प्लेस वैल्यू रखना था। तो प्लेस वैल्यू रखते हैं। S की प्लेस वैल्यू 19 है, U की प्लेस वैल्यू 21 है, G की प्लेस वैल्यू 7 है, A की प्लेस वैल्यू 1 है और R की प्लेस वैल्यू 18 है। जितनी जल्दी आप प्लेस वैल्यूज याद रख लोगे, याद कर लोगे, उतनी जल्दी हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे और बहुत ईजी रहेगा प्लेस वैल्यू के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये सारी प्लेस वैल्यू हम रख चुके हैं। तो पहला स्टेप तो हमने कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है? फाइंड द पैटर्न। हम पैटर्न को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर 19 था, वहां पर जाकर 20 बन गया, तो ये क्या हुआ? +1। 19 में एक जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। यहां पर 21 था, वहां जाकर 23 हो गया, ये क्या हो गया? +2। 21 में 2 ऐड करेंगे 23 हो जाएगा। यहां पर 7 है, वहां जाकर क्या बन रहा है? 10। तो क्या पैटर्न हुआ? क्या यहां पर चेंज आया? इस अल्फाबेट में थर्ड नंबर पर जो अल्फाबेट है उसमें जब डिकोड उसका बन रहा है, उस तरफ जो वैल्यू आ रही है उसमें 3 अल्फाबेट जोड़कर आ रहे हैं। तो जी का यहां क्या बन रहा है? जे। 3 अल्फाबेट इसमें ऐड हो रहे हैं। ए की प्लेस वैल्यू 1 है, ये यहां पर 5 बन जाता है, मतलब इसमें 4 अल्फाबेट्स और ऐड करे गए हैं। आर यहां पर 23 बन जाता है, आर 18 होता है, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 होगा, तो ये क्या हो गया? +5। तो पैटर्न तो हमें पहचान में आ गया। क्या पैटर्न है? पहले +1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है और +5 हो रहा है। तो +1 +2 +3 +4 +5, ये इस क्वेश्चन का पैटर्न है। अब तीसरा स्टेप क्या है? हमने प्लेस वैल्यू रख ली, पैटर्न भी पहचान लिया बखूबी कि क्या करना है, 1 2 3 4 5 को ऐड करना है। अब इसी पैटर्न को जो हम क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसमें हम रखकर आंसर अपना निकाल लेंगे। हमें जिस अल्फाबेट्स के जो आंसर निकालना है दैट इज मैंगो, मैंगो के आंसर हमें निकालने हैं। तो पहले लिख लेते हैं पैटर्न। इसमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले हमें +1 करना होगा, फिर +2 करना होगा, फिर 3 ऐड करेंगे, फिर 4 करेंगे और फिर 5 ऐड करेंगे। ये हमारा पैटर्न बन जाएगा। प्लेस वैल्यू भी लिख लेते हैं। M की प्लेस वैल्यू 13 होती है, A 1 होता है, N 14 होता है, G 7 होता है और O होता है 15। अब M 13 में 1 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, तो पहला अल्फाबेट बना N। दूसरे अल्फाबेट में 2 जोड़ने हैं, तो A में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 बनेंगे और 3 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? C की प्लेस वैल्यू होती है। N 14 होता है, 14 में 3 जोड़ोगे 17 आएगा और 17 किसकी प्लेस वैल्यूज होती है? Q की। अगर आपको ऐसा लग रहा है सुनते हुए कि प्लेस वैल्यू याद करना बहुत जरूरी है, बिना प्लेस वैल्यू के नहीं समझ पा रहे, तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। प्लेस वैल्यू याद करना बहुत जरूरी है, बिना प्लेस वैल्यू की थोड़ा मुश्किल होगा इस क्वेश्चन को करना। जी की प्लेस वैल्यू 7 है। अब 7 में 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 11 आता है और 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? के। ओ 15 होता है, 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा और 20 किसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी? टी की। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है और ये जो टाइप हम कर रहे हैं दैट इज अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग। आप देखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ साथ एक थोड़ा वास्ट चैप्टर है। इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत हैं, बहुत ज्यादा टाइप बहुत पूछे जाते हैं, बट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़ा जाए तो एक बहुत अच्छे तरीके से आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग भी यहाँ से होती है और अच्छे से हम इसको समझ भी सकते हैं। और रीजनिंग का एक बहुत आइडिया भी हमें मिलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन रीजनिंग में बनते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से इसमें भी हमें वही पैटर्न यूज करना है। सबसे पहले प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं, D, E, L, H और I। ओके, फिर इसके सामने लिखा हुआ है W, V, O, S और R।
अब ऐसा नहीं है कि कोडिंग डिकोडिंग में सिर्फ एक ही तरीके का क्वेश्चन बना, दिमाग में आएगा कि सर एक ही तरीके का क्वेश्चन होगा क्या हर बार, कि हमें को प्लेस वैल्यू लिखनी होगी, उसके बाद उसमें हम डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा, क्योंकि हम लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो उसके बाद जो भी +1 होगा तो +1 करेंगे, +2 होगा तो +2 करेंगे। और ये सिर्फ प्लस नहीं होते, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें प्लस किया है, इनमें माइनस के भी पैटर्न्स बनते हैं कि -1, -2, -3, -4, ये भी पैटर्न हो सकता है। -2, -1, -2, -1, -2, -1, ऐसा भी पैटर्न हो सकता है। पैटर्न कई तरीके के हो सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और आपने अगर प्लेस वैल्यूज वाला जो चार्ट हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था उसको अच्छे से अगर ध्यान रखा है और इवेल्युएट किया है, ऑब्वियसली आप इसमें भी प्लेस वैल्यू लिखकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न थोड़ा दूसरा हमें दिख रहा है। डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए डी और डब्ल्यू, तो डी का डब्ल्यू से क्या रिलेशन है? डी की प्लेस वैल्यू अगर लिखें तो डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 होती है। लेकिन क्या डी और डब्ल्यू के बीच में कोई और रिलेशन भी बन रहा है क्या? अगर आपको अपोजिट्स याद होंगे तो ध्यान होगा कि डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। तो ये जो पैटर्न है ये अपोजिट पर बेस्ड है, मतलब जो भी अल्फाबेट्स यहां पर लिखे हुए हैं उनके अपोजिट अल्फाबेट्स हमको इधर दूसरे साइड में दिए हुए हैं। जैसे ई है, ई का अपोजिट वी होता है। एल है, एल का अपोजिट ओ होगा, अपोजिट अल्फाबेट्स। एच है, एच का अपोजिट एस होगा, और आई है तो आई का अपोजिट क्या होगा? आर होगा। ये इनके अपोजिट अल्फाबेट्स हो गए, अपोजिट लेटर्स, मतलब जो भी अल्फाबेट हमें दिए हैं उसके अपोजिट लेटर यहां पर दिए हैं। एक और तरीका है, अगर आप इसमें ध्यान दोगे, 23 मतलब ये डब्ल्यू और डी, आप अगर इन दोनों को की प्लेस वैल्यूज को ऐड करोगे तो 27 मिलेगा। ठीक है, ये हमेशा ही होता है, दो किसी भी अल्फाबेट को और उसको अपोजिट को ऐड करने पर हमें 27 मिलता है। और थोड़ा सा डिटेल में समझ सकते हैं, ई और वी, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है और वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है, तो दोनों का सम कितना हो गया? 27। हम कह सकते हैं ई प्लस वी कितना बनेगा? 27। और ये ई और वी के साथ नहीं होगा, ये हर दो अल्फाबेट के साथ होगा जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे एल, एल प्लस ओ, तो एल होता है 12, ओ होता है 15, तो दोनों का सम करेंगे तो 27 हो गया। ये भी एक पैटर्न है जो इस सॉल्व किया, ये देखा जा सकता है। वापस आते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या हमने ढूंढा कि जो भी अल्फाबेट दिए गए हैं उनके अपोजिट जो अल्फाबेट्स है वो उस तरफ दिए गए। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। अब क्या करना है, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है PATNA पटना, इसका हमें आंसर बताना है, तो इसी के बेस पर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। P का अपोजिट क्या होगा? P का अपोजिट K होता है, उसके बाद A का अपोजिट Z होगा, T का अपोजिट G होगा, N का अपोजिट M हो जाएगा। GT रोड जो हम इसको शॉर्ट ट्रिक में भी पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब फाउंडेशन बैच में हम लोग पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अपोजिट और प्लेस वैल्यूज और किस तरीके से ट्रिक से याद करते हैं। एक का अपोजिट क्या हो जाएगा? Z। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर बन जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग के बड़े इजी से क्वेश्चन होते हैं, बड़े आसानी की, बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस से अब इसको आराम से कर सकते हैं। आगे देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है। ओके, तो एक ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। BLAC के ब्लैक, और उसके आगे लिखा है YOZ X और P। इस क्वेश्चन को भी अगर आप ध्यान से देखोगे, आप प्लेस वैल्यू रख लीजिए, आपस में कंपेयर कर लीजिए, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। ब्लैक, YOZ X और P, तो B का अपोजिट Y होता है, ये भी अपोजिट पर बेस्ड क्वेश्चन है। पॉइंट ये कि सर कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि कब अपोजिट हो रहा है, कब प्लेस वैल्यूज लिख रही हैं? जब आप इसमें प्लेस वैल्यू लिखकर पैटर्न निकालने की कोशिश करेंगे और पैटर्न आपका बनेगा या नहीं बनेगा, तब आपके दिमाग में आएगा कि इसको में कोई और लॉजिक बन सकता है क्या। तो जब हम अपने ब्रेन में बहुत सारी प्रैक्टिस करके इस तरीके के ओपिनियन लाएंगे कि इसमें कोई और पैटर्न बन सकता है क्या, आपका ब्रेन कोई इसमें कोई और पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेगा,
तब हमें ये चीजें देखने लगेंगी कि इस पर क्या बेसिकली पैटर्न बन रहा है। जैसे एल है, एल का अपोजिट ओ होगा। अपोजिट वाली जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने टेबल रखी थी उसमें अपोजिट रखे थे, तो बहुत डायरेक्टली ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा, के का अपोजिट पी हो जाएगा। इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस रखकर यहां पर हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आंसर निकालने का कि जब पॉइंट आएगा तो W H I T और E, ये वो क्वेश्चन है जिसके हमें अपोजिट्स निकाल कर बताने हैं। तो W का अपोजिट D होता है, H का अपोजिट S हो जाएगा, हाई स्कूल, शॉर्ट ट्रिक है जो इसकी। I का अपोजिट R हो जाएगा, T का अपोजिट G हो जाएगा और E का अपोजिट V हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो लॉजिक क्या बना इसमें, ये अपोजिट बेस्ड पैटर्न है। क्वेश्चन के अल्फाबेट्स के जो अपोजिट अल्फाबेट्स होते हैं उस पर बेस्ड है ये इस क्वेश्चन का पैटर्न। ओके, कोडिंग डिकोडिंग में जैसे हम लोग स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे टाइप और पैटर्न आते हैं। तो ये जो टाइप और पैटर्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसको डायरेक्ट कोडिंग बोलते हैं। तो कई क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्ट कोडिंग पर भी बेस्ड आते हैं। अब ये डायरेक्ट कोडिंग क्या है, आपको एक टेबल दिख रही होगी, ऊपर एक डिजिट्स है, नीचे लेटर्स लिखे हैं। तो डायरेक्ट क्या है, यहां पर डायरेक्ट कोड है। 0 का कोड S है, 3 का कोड N है, 7 का कोड Y है, 6 का कोड H है, 8 का कोड 1 है, 8 का कोड I है, I1 का कोड R है। इस तरीके के इनमें कोड्स दिए हैं। अब इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्वेश्चन भी दिखेगा। ओके, सो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, हमें किसके कोड बताने हैं, ये जो क्वेश्चन यहां पर दिया है 706941 डायरेक्ट कोडिंग है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। रेफरेंस किसका लेंगे, इस टेबल का। हमें सबसे पहले 7 का कोड ढूंढना है। तो 7 को ढूंढिए, कहां है 7, ये है 7। 7 का कोड क्या है, Y। तो हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसके स्टार्टिंग में क्या हो, Y। अब यहां पर हमारे पास क्योंकि ऑप्शंस हैं और एग्जाम में भी होते हैं, तो ऑप्शन के थ्रू भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ा फायदा है। दो तरीके के इसमें फायदे, एक तो आपका समय कम लगेगा और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी ज्यादा रहेगा कि हमारा आंसर बिल्कुल सही जा रहा है, और कम समय में ऑप्शन के थ्रू हम जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। 7 का कोड फिक्स हो गया। कहां से फिक्स हुआ, इस टेबल में हमने देखा कि 7 के लिए क्या कोड यूज हुआ है, Y। तो 7 के लिए Y, पहला ऑप्शन हमें क्या चाहिए, पहला ऑप्शन हमें चाहिए यहां पर जो पहला ऑप्शन मिले वो Y मिले। तो ये ऑप्शन तो इलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां पर पहले 7 के लिए M यूज हुआ है। डी ऑप्शन भी इलिमिनेट हो गया, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो बी या सी में कोई आंसर होगा। तो नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन के दो आंसर तो होते नहीं है, और ज्यादा प्रॉपर आंसर निकालने के लिए हमें नेक्स्ट अल्फाबेट देखना पड़ेगा। नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है, 0। तो 0 का कोड क्या है, S। तो सी आंसर इसमें सही हो जाएगा क्योंकि बी ऑप्शन में 0 के लिए N कोड का इस्तेमाल किया है और डायरेक्ट कोड हमें दिख रहे हैं N 0 के लिए नहीं 3 के लिए होता है। तो इस तरीके का भी एक क्वेश्चंस, डायरेक्ट कोडिंग के क्वेश्चन भी एसएससी में आ जाते हैं। तो बहुत आसानी से टेबल को रेफरेंस लेते हुए हम इन क्वेश्चन को भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। एक ये और क्वेश्चन है, पैटर्न का टाइप भी लिखा हुआ है कि ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है। देखते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ट्वेंटी के लिए कोड यूज हुआ है 863985 और 11 323039। हमें जो आंसर बताना है वो बताना है 12 का, TWELE और V। तो अब ये डायरेक्ट कोडिंग के क्वेश्चन कैसे पहचाने जाते हैं और कैसे सॉल्व होते हैं। यहां पर अल्फाबेट्स लिखे हैं, उनके सामने कुछ कोड्स लिखे हैं, ठीक है। हमें इनको सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट कोडिंग को पहचानने का दो तरीके हैं, बड़ी अच्छी सी शानदार सी एक तरीका ट्रिक है। सबसे पहले 12 जो यहां पर इन्होंने हमें दिया हुआ है, क्या इनमें कोई एक ऐसी अल्फाबेट है जो 20 में और 11 में ना यूज हुआ हो। कहने का क्या मतलब है,
12 में टी आया है, हमें ऊपर कहीं टी दिख रहा है क्या? हाँ है, 20 में ये सेम अल्फाबेट यूज हुआ है। हमें यहां पर W है, E है, L है, E है, V है और E है, मतलब 12 में जितने भी अल्फाबेट हैं वो सारे अल्फाबेट जो क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनमें वो यूज्ड हैं, मतलब कोई भी नया अल्फाबेट नहीं है। पहला तरीका कि कैसे पहचानते हैं डायरेक्ट कोडिंग है। दूसरा तरीका, अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ इसमें अल्फाबेट्स रिपीटेड हैं, जैसे E 11 में E 3 बार यूज हुआ है और तीनों बार E के लिए क्या कोड आया है? E को 3 कोड आया है। 20 में भी E का यूज हुआ है और यहां पर भी इनका क्या कोड है? 3। मतलब हम कह सकते हैं कि E के लिए अल्फाबेट के लिए क्या कोड यूज हुआ है? 3। इसको बोलते हैं डायरेक्ट कोडिंग। अब डायरेक्ट कोडिंग कैसे डिफरेंशिएट है? वैसे तो E की प्लेस वैल्यू 5 होती है, ठीक है। तो एक किसी विद्यार्थी के में या क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमारे दिमाग में यह भी आ सकता है कि सर यहां पर 5 लिखा है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें -2 करके हम ले आए हों? यह भी एक पैटर्न होता है। तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट कोडिंग का है और हम उसको प्लस माइनस से सोच रहे हैं तो बहुत ज्यादा समय लगेगा और हो सकता है कि आखिरी में हमारा आंसर निकलेगा भी नहीं। तो डायरेक्ट कोडिंग के क्वेश्चन को पहचानते कैसे और डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? फिर से वही सवाल आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें प्लस माइनस करके 3 आया या डायरेक्ट कोडिंग करके 3 आया? तो उसके दो तरीके मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले डायरेक्ट कोडिंग में अल्फाबेट जो कॉमन अल्फाबेट्स होंगे उनके कोड्स दोनों तरफ क्या होंगे? सेम होंगे, या जितनी बार भी वो अल्फाबेट्स यूज हुए हैं उनके लिए वही सेम कोड यूज हुआ होगा। जैसे यहां देखिए ई का इस्तेमाल 3 बार हुआ है, तीनों बार यहां पर भी नंबर 3 यूज हुआ है। यहां पर भी ई आया है तो यहां पर भी नंबर 3 यूज हुआ है। आप देख सकते हैं 20 में टी आया है 2 बार और दोनों बार 20 के लिए क्या कोड यूज हुआ है? 8। तो टी का कोड क्या बन गया? 8 हो गया। ये डायरेक्ट कोडिंग को पहचानने का तरीका। और दूसरा तरीका जो डिजायर्ड क्वेश्चन है, डिजायर्ड क्वेश्चन का क्या मतलब है? जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसमें वही अल्फाबेट्स आपको दिखेंगे जिनका यूज ऊपर हो चुका हो। TWELEVE, इनमें कोई भी ऐसा अल्फाबेट नहीं है जो ऊपर हमें कॉपी ना कर सके हम। तो डायरेक्ट कोडिंग हो गए। तो टी का क्या कोड हो गया? 8। W का क्या कोड है? 6। इसको भी ऊपर से रेफर करके हम निकाल सकते हैं। E का क्या कोड है? 3। E तो मल्टीपल टाइम यूज हुआ है इस क्वेश्चन में। L का क्या कोड बन रहा है? 2। तो L का कोड भी हम यहां लिख सकते हैं 2। E फिर से आ गया है, E के लिए फिर 3 हो जाएगा। और इस बार V का क्या कोड है? 0। तो V के लिए हम 0 लिख देंगे और फिर से 3 E आ गया है तो हम इधर कोड क्या बना देंगे? 3। तो यहां पर जो आंसर हमें दिख रहा है वो ये हो जाएगा 8632303। ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट कोडिंग को ऐसे पहचानते हैं। अब डायरेक्ट कोडिंग के क्वेश्चन में एक थोड़ा सा इशू है। फॉर एग्जाम्पल अभी 12 का कोड पूछा तो हमने बता दिया। अगर इसमें हमसे पूछते O और X का कोड बता दो, O और X, डायरेक्ट कोडिंग की जो क्वेश्चंस हैं इनकी एक लिमिट होती है। क्या लिमिट है? इनमें आप उन्हीं अल्फाबेट्स के आंसर दे सकते हो जो क्वेश्चन में या एग्जाम्पल में यूज हुए हो। अगर हमसे ऑक्स का कोड पूछे आप नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि ऊपर तो कहीं ओ हमें दिया ही नहीं है, तो ओ का तो कोड ही नहीं पता हमें, तो हम कैसे बताएंगे? क्योंकि कोड तो डायरेक्ट है और एक्स का भी कहीं कोड नहीं दिया हुआ है। मतलब आप देख सकते हो कि अल्फाबेट में 12 में 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेट का आंसर हम दे पा रहे हैं। यहां ऑक्स में सिर्फ 2 ही पूछे जा रहे हैं, फिर भी हम नहीं बता पा रहे हैं। क्यों नहीं बता पा रहे हैं? क्योंकि जो ऑक्स है उसमें जो अल्फाबेट और एक्स यूज हुए हैं, ये जो 2 एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए थे उनमें उन अल्फाबेट का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो डायरेक्ट कोडिंग की एक लिमिटेशंस है, आप उन्हीं के आंसर बता सकते हो जो अल्फाबेट का इस्तेमाल क्वेश्चन में एग्जाम्पल के तौर पर पहले से किया जा चुका हो। अगर ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होता, प्लस माइनस के थ्रू होता, तो हम इसका आंसर बता पा रहे होते। तो डायरेक्ट कोडिंग को ऐसे पहचानते हैं। क्यों इतना ज्यादा फोकस हम दे रहे हैं डायरेक्ट कोडिंग को? कैसे समझते हैं, क्यों पहचानते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में देखने में तो सब नंबर एक जैसे ही लगते हैं। अगर कोई सवाल डायरेक्ट कोडिंग का है और उसमें हम पैटर्न बेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा समय लग जाए। तो बहुत आसान होता है डायरेक्ट कोडिंग को पहचानना, और जितने जल्दी आपने डायरेक्ट कोडिंग के क्वेश्चन को पहचान लिया उतने जल्दी बहुत आसानी से कम समय में इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करके सही आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ये एक डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन ये भी है, बट ये
सिंबल्स इसमें यूज्ड हैं, सिंबल्स इनमें इन्वॉल्व किए गए हैं। जैसे गॉन लिखा हुआ है, गॉन के लिए कोड यूज हुआ है 5*2#। फिर मेडल यूज हुआ है, मेडल के लिए है 4#3$। तो कुछ कॉमन ढूंढने की अगर कोशिश करेंगे तो आपको देखिएगा कि गॉन में भी ई है और मेडल में भी ई है। और ई का जो कोड है, गॉन में ई का इस्तेमाल यहां पर हैश दिखाया गया है और मेडल में भी हैश दिखाया गया है। तो मतलब ई के लिए जो कोड बन रहा है वो क्या बन रहा है, हैश, डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। हमें जिन कोड्स की जरूरत है, जिन अल्फाबेट की, वो है गोल्ड, GOL और D। तो G के लिए जो कोड बन रहा है, G के लिए कोड बन रहा है 5। ठीक, डायरेक्ट कोडिंग है, हमने सॉल्व करके देख लिया। O के लिए क्या कोड इस्तेमाल किया गया है एग्जाम्पल में, परसेंटेज। तो यहां पर O के लिए क्या कोड इस्तेमाल किया जाएगा, परसेंटेज। ओके, L के लिए क्या कोड इस्तेमाल किया गया, आप देखिए वहां पर लास्ट में L के लिए इस्तेमाल यहां पर किया है। L मेडल में हमें मिला था और मेडल @ है, तो यहां पर हो जाएगा @। ठीक है, D हमें कहां मिलेगा, D हमें मेडल से ही मिल जाएगा, थर्ड अल्फाबेट है और थर्ड के लिए 3 इस्तेमाल हुआ है, 3। तो आंसर हमारा बना 5% @3। डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं अपनी स्लाइड्स में और किस तरीके के क्वेश्चन यहां पर है। अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग, ये जो क्वेश्चन है ये अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग है। अभी अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग किस तरीके से होती है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। मिरर हम लोगों ने पहले भी इस सेशन में स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले, सबसे पहले उसकी प्लेस वैल्यू वहां पर रख लो। तो 13 and 18, 18, 15 और 18, ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। और जैसे ही आपने यहाँ पर प्लेस वैल्यू रखी तो आपको तुरंत दिख गया कि जो प्लेस वैल्यू हमने ऊपर रखी है वही प्लेस वैल्यू तो यहाँ पर भी रखी हुई है। देखिए आप, तो ये क्या पैटर्न बना, ये डायरेक्ट यहाँ पर प्लेस वैल्यूज ही लिखी हुई हैं, कोई इसमें अलग से टेक्निक या कोई लॉजिक अलग से इस्तेमाल नहीं हुआ है। अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग का बहुत बेसिक एग्जांपल है ये। डायरेक्ट ही क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं प्लेस वैल्यूज ही लिखकर। तो हम ऑरेंज की भी प्लेस वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो O की प्लेस वैल्यू 15 होती है, R की प्लेस वैल्यू 18 होती है, AI होता है। ये ऑरेंज के लिए हम आंसर निकाल रहे हैं कि पैटर्न क्या है, आपको प्लेस वैल्यूज ही लिखनी है। फिर A के बाद 14 and 7 और 5, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग के कुछ एग्जांपल्स इस तरीके से होते हैं, इस तरीके के पैटर्न आते हैं। अभी तक हमने सेशन से अभी तक जो हमने 2-3 टाइप के पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग के देखे, तो एक इससे हमें आइडिया मिलेगा कि वर्सेटाइल पैटर्न्स हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि एक ही पैटर्न आपने सोच लिया उसी तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत तरीके के पैटर्न्स इसमें बनते हैं। फिर से वही बात आती है दिमाग में कि हमें सर कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा पैटर्न निकालना है। तो उसके लिए जब हम क्वेश्चंस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, कोई लॉजिक हमें नहीं मिलेगा या कोई सिमेट्रिकल बेस्ड लॉजिक नहीं मिलेगा, तब आपका ब्रेन खुद इन चीज़ों को एवेल्यूएट करेगा कि इसमें कोई दूसरा पैटर्न निकालते हैं, इसमें कोई दूसरा पैटर्न निकालते हैं, और ये हिट एंड ट्रायल मेथड पर ही चलता है। कोडिंग डिकोडिंग में यही होता है, आपको सवाल को देखकर पहली बार में शायद वो लॉजिक ना समझ में आए, लेकिन आप जब मल्टीपल टाइम्स कोई लॉजिक लगाते हैं तो वो जरूर यहाँ पर लॉजिक समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पर कुछ हमें अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, कुछ स्पेलिंग्स दी हुई हैं। इंग्लिश के आगे 6 लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स के आगे 9 लिखा हुआ है, रीजनिंग क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या होगा इसमें। इंग्लिश क्या है, अब मल्टीपल लॉजिक हो सकते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू लिखिए, फिर उनका सम निकालिए, फिर उससे एक वैल्यू बनकर आए, वो भी एक लॉजिक हो सकता है। और क्या लॉजिक हो सकता है, यहां पर क्या लॉजिक बन रहा है, तो हम देखेंगे इंग्लिश में कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यहां कितने लिखे हैं, 6। मतलब इंग्लिश में जो टोटल अल्फाबेट यूज किए गए हैं वो 7 है, और यहां पर कितना लिखा हुआ है, 6। मतलब टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स -1। उस स्पेलिंग में जितने भी अल्फाबेट्स हैं, उसमें जितनी भी स्पेलिंग्स हैं, उसमें जितने भी अल्फाबेट्स हैं उस स्पेलिंग में, उसमें एक माइनस कर देना है आपको। मैथमेटिक्स में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं
एक माइनस कर दिया तो 9 आ गया। तो रीजनिंग का क्या आंसर हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रीजनिंग में 9 अल्फाबेट है, लेकिन हमें तो एक कम करके लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। इस तरीके के पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन भी मिलते हैं। नेक्स्ट, रैट, इसको ट्राई करते हैं। RAT, रैट। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू अगर लिखें, R18 हो जाएगा, A1 हो जाएगा और T होता है 20। यहां पर D4, O15 और G7। लॉइन पर भी लिख लेते हैं 12, 9, 15 और 14। ये इसका पैटर्न यहां पर बना। तो पैटर्न ढूंढते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन ये बन रहा है और कहां से इसका आंसर बनकर आएगा। ओके, करिए इसको। रैट, प्लेस वैल्यू हमने लिख लिया है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो लॉजिक यूज हुआ है ये है प्लेस वैल्यूज का सम यहां पर हुआ है। रैट में जो टोटल प्लेस वैल्यूज हैं वो है 18 + 1 + 20। ये सब मिलाकर कितना होता है? 39। ठीक है। डॉग कितना है? 4 + 15 + 7। ये कितना हो गया? अगर 4 + 15 + 7 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 26। तो ये क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन में? प्लेस वैल्यूज का सम है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। इसको सॉल्व करिए और आंसर निकालिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। पैटर्न ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। लोइन में क्या लिखा हुआ है? 12, L की प्लेस वैल्यू, I की 9 है, O 15 है, N 14 है। तो उस प्लेस वैल्यूज को ऐड कर लीजिए, बहुत आसान है और उस तरीके से हम इसका आंसर फाइनली निकाल सकते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग में जिस तरीके से हम लोग शुरुआत से ही बात कर रहे हैं कि बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जंबल्ड कोडिंग का ये पैटर्न है। अब ये जंबल्ड कोडिंग क्या है देखते हैं। व्हाट इज जंबल्ड कोडिंग? सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। सम, ये है जंबल कोडिंग का क्वेश्चन। हमें बताना है गिव के लिए क्या आंसर होगा। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। सम, आप इसको ध्यान दोगे तो हमें देखिएगा कि जंबल कोडिंग या इस तरीके के क्वेश्चन को पहचानते कैसे हैं। सबसे पहले SOME, इसके डी कोड में हमें लिखा है OSEM। तो ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को पकड़ने का, पहचानने का। इस तरफ उन्हीं अल्फाबेट्स का यूज हुआ है, उन्हीं अल्फाबेट्स का इस्तेमाल हुआ है जो यहां पर हमें पहले से दिए गए थे। मतलब SOME यही अल्फाबेट से, कोई नया अल्फाबेट नहीं आया दोनों तरफ। तो दिमाग में टाइप करेगा मतलब सेम ही अल्फाबेट से, बस उनको रीअरेंज किया गया है। अब रीअरेंज करने का पैटर्न क्या है? स्टार्टिंग के दो को अपोजिट किया गया है और आखिरी वाले दो को भी अपोजिट किया गया है। तो ये जंबल्ड हो गया, ये रीअरेंज हो रहे हैं आपस में, जो इनकी पोजीशनिंग है वो उनको रीअरेंज हो रहे हैं। क्वेश्चन क्या, पैटर्न क्या बना कि हम सर पहचानेंगे कैसे, उसको कैसे समझ में आएगा हमें कि इस बार रीअरेंज हो रहा है, इस बार जो है कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा है, या इस बार अपोजिट नहीं हो रहा है। तो उसका तरीका ही आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, दिखेगा कि जो अल्फाबेट SOME में है वही अल्फाबेट यहां पर भी है, बस उनको उनकी रखने की जो जगह है वो उनको उलट पलट किया गया है। यहाँ का वहां रख दिया, वहां का यहाँ रख दिया। अब यहाँ का वहां, वहां का या, ये तो एक आम भाषा होगी। सवाल में तो पैटर्न ढूंढना पड़ेगा हमें। तो जब हम थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो पैटर्न भी समझ में आएगा कि पैटर्न कैसा है। पैटर्न में आप यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या इन्होंने किया है कि दो दो के जो सेट बनाकर उनको अपोजिट किया गया है। तो पहले जैसे G और I लिखा है तो पहले I और G हो जाएगा, फिर V और E है, इसका E और V बन जाएगा। इस तरीके से ये जंबल्ड करके इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जो बहुत पॉपुलर है, इस तरीके के क्वेश्चन जो एसएससी में लगभग आते ही हैं। दैट इज कोडिंग बाय वर्ड्स रिप्लेसमेंट। क्या है? इफ वाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ऑरेंज एंड ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, देन व्हाट विल बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो इसमें दो काम करने होते हैं। ये थोड़ा जीएस बेस्ड क्वेश्चन भी है और बहुत बेसिक जीएस के क्वेश्चंस आते हैं, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जीएस का पेपर नहीं है ऑब्वियसली।
लिखा है अगर सफेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा और हरे को काला कहा जाए तो इंसानी जो ह्यूमन ब्लड है, इंसान का जो ब्लड है, जो उसका खून है, उसका रंग क्या होगा? हमें पता है इंसान के ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। बट यहां समझते हैं कि क्वेश्चन का क्या मतलब है। इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, अगर सफेद को नीला कहा जाए, अब सफेद सफेद नहीं रहा, क्या हो गया? नीला। सफेद को क्या कहा जा रहा है? नीला कहा जा रहा है। बेसिकली हमारा आंसर क्या होना चाहिए था? रेड, क्योंकि क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो ह्यूमन के ब्लड का कलर तो रेड ही होता है, तो आंसर हमें रेड देना है। तो अब हम रेड पे ढूंढेंगे, रेड कहां है? रेड ही है। ब्लू इज कॉल्ड रेड एंड रेड इज कॉल्ड येलो। लाल को पीला कहा जाता है, रेड इज कॉल्ड येलो। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा येलो। क्यों बनेगा येलो? ह्यूमन ब्लड क्या होता है? रेड। आंसर हमें रेड ही देना था, लेकिन जब हमने क्वेश्चन पर नजर डाली तो वहां लिखा है कि लाल को पीला कहा जाता है, रेड इज कॉल्ड येलो। तो अब क्योंकि रेड तो रेड रहा ही नहीं, तो अगर हम येलो बोलेंगे तो उसका मतलब क्या निकलेगा? उसका मतलब रेड ही निकलेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो कोडिंग बाय वर्ड रिप्लेसमेंट जो में चीजें जो है पलट कर आते हैं, और इसमें बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक जीएस के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चंस और देखते हैं कोई। If state it's called city, city is called district, district is called house, house is called road and road is called sky, then where do you live? अगर राज्य को शहर कहा जाए, शहर को जनपद कहा जाए, जनपद या जिला को घर कहा जाए, घर को सड़क कहा जाए, तो और सड़क को आसमान कहा जाए, तो आप कहां रहेंगे? वेयर विल डू यू लिव? हम कहां रहते हैं? वैसे तो हम देश में रहते हैं, राज्य में रहते हैं, शहर में रहते हैं, लेकिन मोर स्पेसिफिक और मोर रिलेवेंट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से? हम कहां रहते हैं? हम घर में रहते हैं। वी लिव इन अ हाउस। तो अब इसका आंसर मुझे हाउस ही देना था। हम वहां पर पहुंचे तो हम मेरी नजर पड़ी और यहां पर लिखा है हाउस इज कॉल्ड रोड। हाउस को क्या कहा जा रहा है? रोड कहा जा रहा है। तो आंसर मुझे क्या देना है कि हम कहां रहते हैं? घर पर रहते हैं। लेकिन अब हाउस तो हाउस रहा नहीं, हाउस क्या बन गया? रोड। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हम कहां रहते हैं? वेयर डू वी लिव? हम रोड पर रहते हैं। सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए आंसर है हम कहां रहते हैं? सड़क पर रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग बाय वर्ड रिप्लेसमेंट। तो इस पूरी कोडिंग डिकोडिंग में ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने किए। और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आजकल पूछे जाने लगे, लेकिन क्योंकि फाउंडेशन बैच का हमारा बेसिक पैटर्न है कि हमें बेसिक्स टू एडवांस जाना है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं इसको हम सॉल्व करेंगे और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो आई विश कि एक बहुत ओवरऑल हमारा एक डेवलपमेंट यहाँ पर हो पाएगा, और रीजनिंग को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। और हमें हमेशा ध्यान रखना है कि रीजनिंग को हमें एक स्कोरिंग सब्जेक्ट तो क्रिएट करना ही है, साथ में कम समय भी देना है। रीजनिंग को ऐसा सब्जेक्ट बनाए जो कम समय में ज़्यादा नंबर हमारे दिलाएं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बेस्ट ऑफ लक।